हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। पिछले वीडियो तक हमने 85 एमसीक्यूज जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो से हम 86 क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये जो हमारे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई रेजोनेट एट द सेम फ्रिक्वेंसी इन डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो रेजोनेट करते हैं सेम फ्रिक्वेंसी पे डिफरेंट टिश्यूज के अंदर। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट नहीं करते डिफरेंट बॉडी टिश्यूज के अंदर। डिफरेंट बॉडी टिश्यूज के अंदर इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है रेजोनेट करने की। और ये जो केस है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये जो केस है ये हमें डेमोन्स्ट्रेट होता है किसके अंदर? केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट में अकर इन एसोसिएशन विद द प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस के साथ हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। प्रोस्थेसिस क्या होते हैं कि जो हम बॉडी के अंदर है ना इम्प्लांट वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं हमारी, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोस्थेसिस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट है, क्योंकि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट है वो हमें प्रोस्थेसिस की वजह से हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मोशन आर्टिफैक्ट अफेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग एक्सिस। मोशन आर्टिफैक्ट जो होता है अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग एक्सिस। ये वाली जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, क्योंकि जो मोशन आर्टिफैक्ट होता है वो फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग एक्सिस को अफेक्ट नहीं करता। ये अफेक्ट करता है किसको? फेज एनकोडिंग एक्सिस को। किसको अफेक्ट करता है? फेज एनकोडिंग एक्सिस को ये अफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है सी, ये क्या है? फॉल्स है। डी स्टेटमेंट, फ्लोइंग ब्लड यूजुअली अपीयर्स डार्क विद स्पिन इको सीक्वेंसेस। जो फ्लोइंग ब्लड होता है वो हमें डार्क अपीयर होता है स्पिन इको सीक्वेंसेस में। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो स्पिन इको सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या शो करते हैं? हमें सिग्नल वॉइड शो करते हैं किसके अंदर? फ्लोइंग ब्लड के अंदर। फ्लोइंग ब्लड के अंदर हमें सिग्नल वॉइड अपीयर होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कि फ्लोइंग ब्लड जो होता है वो डार्क अपीयर होता है। वॉइड के फॉर्म में वो हमें अपीयर होता है, तो वॉइड क्या दिखेगा? हमें डार्क दिखेगा स्पिन इको सीक्वेंसेस पे। तो ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, गैडोलिनियम इज अ सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट। गैडोलिनियम क्या है? सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट नहीं। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि गैडोलिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक एजेंट है, सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट नहीं होता। तो ये भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू, तीसरी फॉल्स, चौथी ट्रू और पांचवी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अच्छा, अगर आप लोग भी इनको पढ़ना चाहते हैं इनके आंसर्स के एक्सप्लेनेशन को, तो ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से हर क्वेश्चन के बाद इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। स्कैनर्स यूजिंग परमानेंट मैग्नेट डू नॉट अलाउ ओपन डिज़ाइन। जिन स्कैनर्स के अंदर हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं वो ओपन डिज़ाइन को अलाउ नहीं करते बनाने के लिए। एमआरआई जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि ओपन एमआरआई होता है, क्लोज्ड एमआरआई होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि परमानेंट मैग्नेट से क्या हम ओपन डिज़ाइन स्कैनर नहीं बना सकते? तो ये इसमें स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का यूज़ हम करते हैं ओपन एमआरआई मशीन्स बनाने के लिए। और इसमें दे रखा है डू नॉट अलाउ। तो ये क्या हो गया? गलत हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन स्कैनर मस्ट बी केप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो। जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम स्कैनर में यूज़ करते हैं उसको हमें एब्सोल्यूट जीरो पे रखना होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि 0 केल्विन टेम्परेचर की ये बात कर रहा है। तो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमें एब्सोल्यूट जीरो पे रखना होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसे हमें एब्सोल्यूट जीरो की बजाय एब्सोल्यूट जीरो से कुछ ऊपर टेम्परेचर पे रखना होता है। ठीक है, जैसे कि 4 केल्विन पे हमें रखना होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। पहली वाली भी फॉल्स, दूसरी वाली भी फॉल्स। तीसरी हम देखते हैं, शिम कॉइल्स आर यूज टू इम्प्रूव फील्ड इनहोमोजेनिटी। जो शिम कॉइल्स होती है उनको इनहोमोजेनिटी के लिए इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यस, ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। जो शिम कॉइल्स होती है उनका फंक्शन ही होता है एमआरआई के अंदर कि जो फील्ड इनहोमोजेनिटीज प्रेजेंट है उनको ये रिमूव करे और फील्ड होमोजेनिटी जो है उसको ये इम्प्रूव करे। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी,
फेज्ड एरे रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स डिग्रेड एसएनआर। जो फेज्ड एरे रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स होती है वो एसएनआर को डिग्रेड करती है, सिग्नल नॉइज रेशो को डिग्रेड करती है। तो फेज्ड एरे कॉइल्स एसएनआर को डिग्रेड नहीं करती, फेज्ड एरे कॉइल्स तो बल्कि एसएनआर को क्या करती है, इंप्रूव करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है, क्योंकि फेज्ड एरे रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल जो होती है वो एसएनआर को इंप्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज 200 टाइम्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 200 टाइम्स होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के? ये भी गलत है, क्योंकि 200 टाइम्स नहीं होता, ये होता है 20,000 टाइम्स। 200 टाइम्स नहीं होता, ये 20,000 टाइम होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, करेक्ट है। सॉरी, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये वाली गलत है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तीसरी सही है और चौथी और पांचवी गलत है। मतलब सारी फॉल्स है, केवल जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहे इसके आंसर, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर बात कर रहा है कि इसकी लार्मर फ्रिक्वेंसी, लार्मर फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। प्रोपोर्शनेट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये बोल रहा है कि लार्मर फ्रिक्वेंसी जो होती है प्रोपोर्शनेट होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। हाँ बिल्कुल, जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होती है 2πfl, ये जो होती है प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये क्या है हमारी लार्मर फ्रिक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है द सेम फॉर ईच हाइड्रोजन एटम विद इन द ऑल टिश्यूज। लार्मर फ्रिक्वेंसी इज द सेम फॉर ईच हाइड्रोजन एटम विद इन ऑल द टिश्यूज। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी क्वेश्चन नंबर 88 की, जो है ये अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर क्या होती है, लार्मर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये क्या है, गलत है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। जो लार्मर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इज द लार्मर फ्रिक्वेंसी इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। तो ये वाली जो है, ये वाली जो है स्टेटमेंट, ये क्या है हमारी करेक्ट है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स हम अप्लाई करते हैं वही होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी गायरोमैग्नेटिक रेशो। लार्मर फ्रिक्वेंसी जो है वो गायरोमैग्नेटिक रेशो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये भी क्या हो गई हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होती है वो गायरोमैग्नेटिक, ये जो है गामा से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या गायरोमैग्नेटिक रेशो है, और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स है वो गायरोमैग्नेटिक रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती। तो ये गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट कांस्टेंट विद द वेरिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होती है क्या वो कांस्टेंट होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ? तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड स्ट्रेंथ के साथ, कांस्टेंट नहीं होती। ये क्या होती है, वेरी करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फील्ड स्ट्रेंथ के। फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी लार्मर फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। और जबकि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे तो लार्मर फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट ही रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से लार्मर फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें भी हमें ट्रू फॉल्स बताना है रिगार्डिंग MRI। और पहली स्टेटमेंट है ओनली सिग्नल्स फ्रॉम हाइड्रोजन में बी यूज्ड। केवल हाइड्रोजन से जो सिग्नल आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे जो एटम्स हैं उनके सिग्नल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं MRI की इमेज के फॉर्मेशन के लिए, बट शर्त है कि ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बजाय हम ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट ब्लड फ्लो। MRI जो है उसको हम ब्लड फ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि TOF MRI ये सब हम यूज़ करते हैं किसको, ब्लड फ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। पहले सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट रॉन्ग। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेट दैट T1 इज लॉन्गर देन T2 इन बायोलॉजिकल टिश्यूज। T1 जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है, ठीक है, T2 से। हाँ, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। T1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लॉन्गर होता है T2 से बायोलॉजिकल टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्पिन लैटिस एनर्जी ट्रांसफर इज इनएफिशिएंट इन वाटर। जो स्पिन लैटिस एनर्जी ट्रांसफर होता है क्या वो इनएफिशिएंट होता है वाटर के अंदर? हाँ, स्पिन लैटिस एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो इनएफिशिएंट होता है वाटर के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? करेक्ट हो गई, क्योंकि जो वाटर होता है वो इनएफिशिएंट होता है एट रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द अदर न्यूक्लियाई। इसलिए जो होता है, इसलिए वाटर का जो T1 होता है वो भी क्या होता है? लॉन्गर होता है, क्योंकि ये इनएफिशिएंट होता है एनर्जी को रिसीव करने के लिए दूसरे न्यूक्लियाई से, ये इजीली रिसीव नहीं कर पाता, तो इसका T1 क्या होता है? लॉन्गर होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कोर्टिकल बोन इज डार्क ऑन प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजिंग। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। जो कॉर्टिकल बोन होती है वो हमें प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजिंग के ऊपर जो होती है हमें डार्क अपीयर होती है। तो ये वाली भी क्या हो गई हमारी? करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 90, रिगार्डिंग एमआरआई सेफ्टी। एमआरआई की सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि कौन सी इसमें से ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बायो इफेक्ट्स में इंक्लूड हीटिंग ऑफ द पेशेंट एंड हाइपोटेंशन। जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बायो इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? पेशेंट के अंदर, पेशेंट की बॉडी जो है हीटअप हो जाती है और हाइपोटेंशन हो जाता है पेशेंट को। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, लेकिन जो हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, ये दोनों कंडीशन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर ये रिवर्सिबल भी होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रेडियंट टाइम वेरिंग फील्ड कैन कोज कार्डियक अरिथमियाज। जो ग्रेडियंट टाइम वेरिंग फील्ड्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? ग्रेडियंट अरिथमियाज कोज करते हैं। ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? ट्रू है। ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? करेक्ट है। जो ओसिलेटिंग ग्रेडियंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं करंट। किसके अंदर इंड्यूस करते हैं करंट? जो नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर क्या करते हैं? ये करंट को इंड्यूस कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या कॉज होता है? कार्डिक अरिथमिया कॉज होता है। तो जो ये ग्रेडियंट टाइम वेरिंग फील्ड्स होते हैं ये कार्डिक अरिथमिया को कॉज करते हैं, क्योंकि ये जो ऑसिलेटिंग ग्रेडियंट्स है ये जो ऑसिलेटिंग ग्रेडियंट है ये इंड्यूस कर देते हैं क्या? और उसके अंदर करंट इंड्यूस कर देते हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ द कोक्लियर इम्प्लांट इज अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एमआरआई। जो प्रेजेंस ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट है क्या ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है? ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो कोक्लियर इम्प्लांट होता है वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, ये होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। अगर कोक्लियर इम्प्लांट प्रेजेंट है तो एमआरआई को हम परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, डी, मोस्ट ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट शो नो डिफ्लेक्शन विद इन द मेन मैग्नेट। ज़्यादातर जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता मेन मैग्नेट के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है, ये वाली करेक्ट है। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स से कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, एमआरआई स्कैनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि एमआरआई जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, और ऐसा कोई भी हमारे पास ऑफिशियल गाइडेंस नहीं है कि वो हमें रिकमेंड करे कि जो है हमें स्कैनिंग को डिले करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो किसके बारे में? एमआरआई ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें भी हमें यही बताना है ट्रू और फॉल्स की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस द फ्लिप एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्साइटेशन पल्स। जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस होते हैं उनके अंदर जो फ्लिप एंगल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्साइटेशन पल्स के। ये क्या है? ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि जो फ्लिप एंगल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आरएफ एक्साइटेशन का कितना मैग्नीट्यूड है और उसको कितने ड्यूरेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है क्या हमारा फ्लिप एंगल। फ्लिप एंगल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे और एक डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन के लिए हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। तो ये वाली तो गलत है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इन ग्रेडियंट इको टी कंट्रोल्स T2 वेटिंग।
ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो ग्रेडियंट इको होता है उसके अंदर टी जो होता है वो T2 वेटिंग को कंट्रोल नहीं करता। ग्रेडियंट इको जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको, T2 स्टार वेटिंग को। T2 स्टार हमें स्पिन इको और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज दोनों की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो ये अगली वाली स्टेटमेंट जो है हमारी बी स्टेटमेंट, ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी देखते हैं। इन ग्रेडियंट इको रिफेजिंग इज परफॉर्म्ड बाय द फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट इको रिफेजिंग होता है उसको हम किससे परफॉर्म करते हैं, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट से परफॉर्म करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। ग्रेडियंट इको इमेजेस आर लेस सेंसिटिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज। ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेडियंट इमेजेस होती है वो बल्कि ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उनमें, किसकी वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज की वजह से। इसकी वजह से तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर T2 डिफ्यूजिंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिलता है। T2 स्टार इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज की वजह से। और क्यों ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि इसके अंदर हम 180 डिग्री रिफोकसिंग पल्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, हमारी गलत है। थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट द पल्स कंट्रोल यूनिट सिंक्रोनाइजेज द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेडियंट एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस इन अ पल्स सीक्वेंस। जो पल्स कंट्रोल यूनिट होती है वो सिंक्रोनाइज करती है द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेडियंट एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स इन अ पल्स सीक्वेंस। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली दो स्टेटमेंट फॉल्स है, तीसरी ट्रू है, फोर्थ भी फॉल्स है और फिफ्थ भी क्या है, ट्रू है। ये इसके सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 रिगार्डिंग हमारे सीक्वेंसेस पे बेस्ड स्टेटमेंट से सारे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन कन्वेंशनल स्पिन इको अ शॉर्ट TR इज यूज टू प्रोड्यूस T1 वेटिंग। कन्वेंशनल स्पिन इको जो होते हैं उसके अंदर हम शॉर्ट TR का यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस T1 वेटिंग। T1 वेटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हम शॉर्ट TR का यूज़ करते हैं। ये जो है हमारी करेक्ट है, क्योंकि स्पिन इको के अंदर हम शॉर्ट TR का यूज़ कर रहे थे T1 वेटिंग के लिए, ठीक है। T2 के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग TR का यूज़ करते हैं। और प्रोटॉन डेंसिटी के लिए भी हम लॉन्ग TR और शॉर्ट T का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। शॉर्ट टाइम टू इन्वर्जन सीक्वेंस दैट इज स्टिर यूज 180 डिग्री पल्सिस टू रिफेस स्पिन। ये क्या करता है, 180 डिग्री पल्सिस को यूज़ करता है इस स्पिन को रिफेस करने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम 180 डिग्री जो पल्स होती है उससे हम रिफेस करते हैं स्पिन्स को, फिर कुछ टाइम बाद हम 90 डिग्री पल्स को अप्लाई करते हैं। तो स्टिर के अंदर ये ऐसा होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, T2 वेटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग लॉन्ग टी। ये मैंने अभी आपको बताया कि T1 के अंदर हम शॉर्ट TR और शॉर्ट T यूज़ करते हैं। T2 के अंदर हम लॉन्ग T और लॉन्ग TR यूज़ करते हैं। प्रोटॉन डेंसिटी के अंदर हम लॉन्ग TR और लॉन्ग T शॉर्ट T यूज़ करते हैं। तो T2 वेटिंग के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग T। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। अगली स्टेटमेंट देखते हैं हम। इडीमा इज टिपिकली ब्राइट ऑन T2 वेटेड इमेजेस। इडीमा जो होता है वो हमें ब्राइट दिखता है T2 वेटेड इमेजेस के ऊपर। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो T2 होता है उसके ऊपर हमें जो फ्लूइड होता है वो हमें ब्राइट दिखता है, और जो फैट होता है वो हमें क्या दिखता है, डार्क अपीयर होता है। इसको आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वाटर जो होगा वो हमें वाइट अपीयर होगा। वाइट मतलब कि ब्राइट अपीयर होगा किसके ऊपर, 2 के ऊपर, मतलब कि T2 वेटेड के ऊपर। वाटर जो होगा वो ब्राइट अपीयर होगा, वाइट अपीयर होगा T2 वेटेड के ऊपर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो इसका अपोजिट, अगर फ्लूइड मतलब कि वाटर का मतलब क्या है, फ्लूइड। अगर फ्लूइड वाइट अपीयर हो रहा है तो फैट क्या होगा, डार्क अपीयर होगा। और इसका अपोजिट हम कर सकते हैं T1 के अंदर क्या होगा, वाटर यानी कि फ्लूइड क्या होगा, हमें डार्क अपीयर होगा, और फैट जो होगा वो ब्राइट अपीयर होगा। तो ये ट्रिक है कि वाटर जो होता है वाइट अपीयर होता है T2 के ऊपर। इससे आप T1 T2 को याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्टेटमेंट देख रहे थे हम, इस इडीमा इज टिपिकली ब्राइट ऑन T2 वेटेड। तो ये मैंने आपको बताया दिया कि T2 पे हमें फ्लूइड जो होता है वो ब्राइट अपीयर होता है। इडीमा क्या होता है, इडीमा के अंदर फ्लूइड होता है तो हमें क्या होगा, ब्राइट अपीयर होगा। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। फ्लूइड एटीन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस इज टिपिकली यूज टाइम टू इन्वर्जन टाइम्स इन एक्सिस ऑफ 1 सेकेंड। ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी कौन सी, फिफ्थ स्टेटमेंट। इसके अंदर जो है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारी, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो फ्लेयर का जो T1 होता है वो लॉन्ग होता है। कितना होता है, लगभग 1700 से 2200 मिली सेकेंड होता है, ठीक है।
तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसके अंदर तो सारी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 रिगार्डिंग एमआरआई। इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द टाइम कांस्टेंट T2 इज द टाइम इट टेक्स फॉर 50% ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू बी लॉस्ट। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो टाइम कांस्टेंट T2 होता है वो 50% लॉस नहीं होता, इसके अंदर लॉस होता है कितना, 63%। 63% लॉस होता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, T1 T2 एंड T2 स्टार आर एक्सपोनेंशियल डीकेज। बिल्कुल सही बात है। T1 T2 और T2 स्टार क्या है, एक्सपोनेंशियल डीकेज हैं। T2 जो होता है वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा होता है, T1 भी एक्सपोनेंशियली डीके होता है और T2 स्टार भी एक्सपोनेंशियल डीके होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। अगली देखते हैं स्टेटमेंट, द टाइम कांस्टेंट T2 स्टार इज ऑलवेज लॉन्गर देन द टाइम कांस्टेंट T2 इन प्रैक्टिस। जो स्टेटमेंट सी है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि T2 स्टार जो होता है वो लॉन्गर नहीं होता, T2 स्टार हमेशा शॉर्टर होता है T2 से। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, फॉल्स हो गई। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन इज द डीके ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन क्या होता है, डीके होता है किसका, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का। तो क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का डीके, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया भी था, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन किसको बोलते हैं, हम T2 को बोलते हैं, ठीक है। और T2 के अंदर क्या होता है, 2 बार स्पिन स्पिन आता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं, रेजोनेंस डज नॉट अकर इफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स इज डिलीवर्ड एट अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी टू द लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अगर हमें रेजोनेंस करवाना है, रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी होनी चाहिए जितनी की जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, उनकी जो लार्मर फ्रिक्वेंसी है और जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स है, उन दोनों की जो लार्मर फ्रिक्वेंसी वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। जब उन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स की और जो हमारे न्यूक्लियस हैं जो कि स्पिन कर रहे हैं, प्रोटॉन्स हैं जो कि स्पिन कर रहे हैं, उन दोनों की जब लार्मर फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तभी रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स और जो न्यूक्लियस हैं उन दोनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा और जो न्यूक्लियस जो कि स्पिन कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में, वो किस में मूव कर जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई हमारी, ये वाली जो स्टेटमेंट है कि जो रेजोनेंस होता है वो अगर नहीं होता, अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे अप्लाई करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अलग अलग होगी तो नहीं होगा ऐसा। तो ये करेक्ट है, अगर सेम होगी तभी रेजोनेंस अकर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। वही इसके अंदर भी हमें ट्रू फॉल्स ही बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स होमोजेनिटी ऑफ 0.5 ppm। ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन। तो ये वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। क्यों? क्योंकि फील्ड इन होमोजेनिटी के लिए तो हमें लगभग 10 ppm जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। जो कन्वेंशनल एमआरआई हम परफॉर्म करते हैं जैसे कि स्पिनिको सीक्वेंस वगैरह, उसके लिए हमें 10 ppm में भी काम चल जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होमोजेनिटी है वो 10 ppm है। जो फील्ड इन होमोजेनिटी होती है उसके लिए जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है हमारी पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी को। तो ये वाली स्टेटमेंट तो क्या हो गई हमारी, ये पहली वाली तो रॉन्ग हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, रेजिस्टिव मैग्नेट्स आर कूल्ड यूजिंग क्रायोजेनिक फ्लूइड्स, एग्जाम्पल लिक्विड हीलियम। ये वाली जो है स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेजिस्टिव मैग्नेट जो होती है उसको हम क्रायोजेनिक फ्लूइड से कूल नहीं करते, इसको हम कूल करते हैं किससे, वाटर से। जो ठंडा पानी होता है, कूल वाटर होता है, उसी से इनको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। तो ये वाली भी गलत है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एसएनआर इज रिड्यूस्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू अ डिक्रीज इन स्लाइस थिकनेस। तो एसएनआर जो होता है वो रिड्यूस होता है टू डिक्रीज इन स्लाइस थिकनेस। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों?
क्योंकि जितनी थिन स्लाइस होगी SNR जो है उतना रिड्यूस होता जाएगा। तो SNR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लाइस थिकनेस के। जितना कम SNR उतनी कम स्लाइस थिकनेस। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ व्यू कैन बी यूज टू ओवरकम एन एलियासिंग आर्टिफैक्ट। अगर हम फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाएं तो एलियासिंग आर्टिफैक्ट को क्या हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर जो जिस एनाटॉमी को हम इमेज कर रहे हैं, जिस एनाटॉमी की हम MRI इमेजिंग कर रहे हैं, अगर उसकी एनाटॉमी जो है फील्ड ऑफ व्यू से बड़ी है, जैसे कि स्कल है और ये फील्ड ऑफ व्यू से बड़ा है, फील्ड ऑफ व्यू हमारा इतना है और स्कल जो है वो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर जा रहा है, तो एलियासिंग में क्या होता है कि जो पार्ट है स्कल का वो हमें अपोजिट साइड में अपीयर होता है, ये वाला जो पार्ट है वो हमें इधर अपीयर होगा, तो ओवरलैप एलियासिंग आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम फील्ड ऑफ व्यू को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई। एलियासिंग आर्टिफैक्ट को जो है हम ओवरकम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिग्नल टू नॉइज इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द एक्साइटेशन। ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है, क्यों, क्योंकि SNR जो होता है वो स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ एक्साइटेशन के थोड़ी ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, वो तो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, नंबर ऑफ एक्साइटेशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SNR। तो ये वाली तो वैसे ही गलत है। तो ये हो गया हमारा 94 क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, हमारा टेलीग्राम चैनल है रेडियोलॉजी रूम के हिसाब से, रेडियोलॉजी रूम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है क्यूजेस वगैरह अपलोड होते हैं इस तरीके से, जिनको आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। और चैनल का जो लिंक है वो दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो चैनल पे है क्यूजेस डले हुए हैं, तो आप जाके उनको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 किसके बारे में बात कर रहा है, स्पिन इको पल्स सीक्वेंसेस के बारे में बात कर रहा है। इसमें भी हमें ट्रू फॉल्स ही बताना है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, T1 रिकवरी ऑफ द फैट इज शॉर्टर देन T1 रिकवरी ऑफ वाटर। जो T1 रिकवरी होती है फैट की वो शॉर्टर होती है T1 रिकवरी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिंपली हमें पता है कि T1 जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है किससे, मतलब कि फैट जो होता है उसका T1 जो होता है वो वाटर से कम होता है। वाटर जो होता है उसका लगभग जो T1 जो होता है वो होता है 3000 मिली सेकेंड, और फैट का तो लगभग 250 मिली सेकेंड होता है। तो फैट का जो T1 है वो क्या होता है, कम होता है। नॉट ओनली T1 बल्कि T2 जो होता है वो भी फैट का वाटर से कम होता है, ठीक है। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो जो है हमारी क्या है, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, T2D के टाइम ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 10 मिली सेकेंड। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। अभी भी मैंने बताया कि वाटर जो होता है, वाटर का जो T1 और T2D के टाइम दोनों ही क्या होता है, 3000 मिली सेकेंड होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, हाइड्रोजन इन वाटर लूजेस ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन स्लोअर देन हाइड्रोजन इन फैट, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को स्लोअर लूज करता है देन दी हाइड्रोजन इन फैट। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है हमारी, करेक्ट है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, T2D के टाइम ऑफ फैट इज अप्रोक्सीमेटली 80 मिली सेकेंड। जो T2D के टाइम होता है फैट का वो अप्रोक्सीमेटली 80 मिली सेकेंड होता है, बिल्कुल सही है। 80 मिली सेकेंड से 250 मिली सेकेंड के बीच में होता है। अगली स्टेटमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल प्रोड्यूस्ड in a T1 weighted image is inversely proportional to the amount of transverse magnetization produced after application of the RF pulse। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है इसके अंदर बोल रखा है हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि इन्वर्सली नहीं होता, ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो स्ट्रेंथ होती है सिग्नल प्रोड्यूस होने की T1 वेटेड इमेज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द अमाउंट ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। दिस इज ऑल अबाउट द 95th क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू और फिफ्थ फॉल्स। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 96, ठीक है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, रेजिस्टिव मैग्नेट्स कैन ऑपरेट एट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अप टू 0.5 टेस्ला। बिल्कुल सही बात है। जो रेजिस्टिव मैग्नेट्स होती है उनको हम बहुत कम जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है उस पर यूज़ करते हैं,
ठीक है, 0.5 टेस्ला से 1 टेस्ला के बीच में, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, क्लिनिकल स्पेक्ट्रोमेट्री रिक्वायर्स अ मैग्नेट विद अ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बिटवीन 0.2 to 0.4 टेस्ला। ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एमआरएस होती है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो मेटाबोलाइट्स होती है उनकी इमेजिंग करनी होती है, उनका अमाउंट हमें पता लगाना होता है, उनके लिए हमें इमेजिंग करनी होती है ग्राफ बनाने के लिए। और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए हमें फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो हमें क्या रिक्वायर होगी, हाइयर रिक्वायर होगी। कितनी रिक्वायर होगी, 1 to 2 टेस्ला। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीजिंग द एसएनआर। अगर फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाएंगे तो एसएनआर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाने से एसएनआर डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना, जैसे ये फील्ड ऑफ व्यू है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन जो हैं वो स्पिन कर रहे हैं। अगर हम फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा देंगे तो इसके अंदर क्या है, ज़्यादा प्रोटॉन से स्पिन कर रहे हैं, इसके अंदर 4 प्रोटॉन, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है हमारा, इंक्रीज हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने से। तो इसलिए फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने से एसएनआर डिक्रीज नहीं होता, एसएनआर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, एसएनआर डिक्रीजेज एज द डेटा एक्विजिशन बैंडविड्थ डिक्रीजेज। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि जो इस एसएनआर होता है वो बैंडविड्थ के इंक्रीज होने के साथ, एसएनआर जो होता है वो बैंडविड्थ की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसएनआर जो है वो बैंडविड्थ की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी एसएनआर क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। लेकिन हमने देखा था केमिकल शिफ्ट के अंदर, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अपोजिट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर दे रखा है एसएनआर डिक्रीज होगा बैंडविड्थ डिक्रीज होने से, जबकि ऐसा नहीं होगा, एसएनआर डिक्रीज होगा बैंडविड्थ के इंक्रीज होने से, क्योंकि एसएनआर जो है वो बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट फिफ्थ, न्यूक्लियाई विद अ न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू ऑफ 0 आर सुटेबल फॉर एमआरआई। ऐसा तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि जो ऐसे न्यूक्लियाई जिनकी स्पिन वैल्यू 0 से ज़्यादा हो वो एमआरआई के लिए सुटेबल होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो इसके अंदर तो सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 97 क्वेश्चन क्या है हमारा, एमआरआई स्कैनर के बारे में हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, सिम कॉइल्स आर यूज टू परफॉर्म द फेज एनकोडिंग। सिम कॉइल्स को फेज एनकोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, सिम कॉइल्स को थोड़ी ना फेज एनकोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सिम कॉइल्स को तो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फील्ड होमोजेनिटी को क्रिएट करने के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी है वो बनी रहे हमारी में एमआरआई के अंदर, उसके लिए हम सिम कॉइल्स को यूज़ करते हैं। फेज एनकोडिंग के लिए तो हम ग्रेडियंट कॉइल्स का यूज़ करते हैं, फेज एनकोडिंग के लिए, फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग के लिए, ठीक है, इन सब के लिए तो हम ग्रेडियंट कॉइल का यूज़ करते हैं। तो पहले वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, रॉन्ग होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्रेडियंट फील्ड आर यूज टू परफॉर्म स्लाइस सिलेक्शन। हाँ बिल्कुल, जो जेड एक्सिस के अंदर हमारी स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है उससे हम स्लाइस सिलेक्शन करते हैं। अगली स्टेटमेंट, देयर आर 4 सेट्स ऑफ ग्रेडियंट कॉइल। ग्रेडियंट कॉइल के हमारे पास 4 सेट्स हैं। 4 सेट्स का है, 3 ही तो सेट है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करे कि 3 ग्रेडियंट कॉइल्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट, फेज एनकोडिंग ग्रेडियंट, फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट। तो 4 नहीं, अगर यहाँ पे 3 होता तो ये करेक्ट होती, अभी ये क्या है, इनकरेक्ट। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द ग्रेडियंट शिम एंड आरएफ कॉइल्स लाई बिटवीन द मैग्नेट एंड द पेशेंट। जो ग्रेडियंट कॉइल होती है, शिम कॉइल होती है, और जो आरएफ कॉइल होती है ये मैग्नेट के और पेशेंट के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, मैग्नेट और पेशेंट के बीच में ये प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ये मैग्नेट है, ये पेशेंट है, और ये शिम कॉइल, ग्रेडियंट कॉइल और आरएफ कॉइल इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं हम, स्टेटमेंट ई, स्लाइस थिकनेस कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग द बैंडविड्थ ऑफ द अप्लाइड आरएफ पल्सेस। जो स्लाइस थिकनेस होती है उसको हम अल्टर कर सकते हैं किससे, जो बैंडविड्थ जो हम अप्लाई करते हैं। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ द आरएफ पल्स। रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ आरएफ पल्स को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। तो स्लाइस थिकनेस जो होती है उसको हम अल्टर कर सकते हैं बाय चेंजिंग द बैंडविड्थ ऑफ द अप्लाइड आरएफ पल्स। तो ये वाली एकदम जो स्टेटमेंट है
हमारी स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट, लास्ट वाली स्टेटमेंट, ये क्या है हमारी करेक्ट है। इसको हम बैंडविड्थ स्लाइस थिकनेस जो होता है बैंडविड्थ को अल्टर करके भी चेंज कर सकते हैं। और हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, ग्रेडियंट फील्ड जो होता है, ग्रेडियंट फील्ड जो होता है उसकी जो स्टीपनेस होती है उसको भी हम मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, स्लाइस थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 97 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहली स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इसके अंदर किसके बारे में बात करा है, हमारे कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के बारे में। पहला देखते हैं हम, गैडोलिनियम इज अ सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट। गलत, गैडोलिनियम सुपर पैरामैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक एजेंट होता है। सिर्फ क्या होता है, पैरामैग्नेटिक एजेंट होता है, तो ये तो गलत हो गई। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, आयरन ऑक्साइड्स रिजल्ट इन सिग्नल लॉस इन नॉर्मल टिश्यू ऑन प्रोटॉन डेंसिटी और हैवीली T2 वेटेड इमेजेस। अगर हम आयरन ऑक्साइड्स का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल टिश्यूज़ जो होते हैं प्रोटॉन डेंसिटी के ऊपर या फिर हैवीली T2 वेटेड इमेजेस के ऊपर, उसके अंदर ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, सिग्नल लॉस देखने को मिलता है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स से क्या होता है, T2 एनहेंसमेंट हमें देखने को मिलता है। अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, गैडोलिनियम कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी इन इट्स प्योर फॉर्म। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है कि गैडोलिनियम जो है वो प्योर फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होता, इसलिए जो है, और जो गैडोलिनियम होता है, गैडोलिनियम को अकेले यूज़ नहीं किया जाता, इसको है जो हम चिलेट्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि गैडोलिनियम DTP है। ठीक है, तो जो सी स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, गैडोलिनियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दी सिकल सेल एनीमिया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गैडोलिनियम जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है उसको हम सिकल सेल एनीमिया के केस में यूज़ नहीं कर सकते। सिकल सेल एनीमिया क्या है, हमारा एक हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है, तो उस केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, गैडोलिनियम इज द कॉन्ट्रास्ट एजेंट ऑफ चॉइस इन लीवर इमेजिंग। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि लीवर इमेजिंग के लिए हम गैडोलिनियम का यूज़ नहीं करते। लीवर इमेजिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम आयरन ऑक्साइड्स का। किसका यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड्स का। अगर हमें लीवर की इमेजिंग करनी है तो उसके लिए जो हमारा जो चॉइस ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है वो होता है हमारा आयरन ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इसके अंदर भी वही ट्रू फॉल्स बताना है हमें। ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर MR एक्टिव। ठीक है, और इसके अंदर बोल रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या MR एक्टिव होते हैं, तो बिल्कुल सही। इनके अंदर क्या क्या है, ऑड नंबर, इनका ऑड मास नंबर है, और जिसका ऑड नंबर होता है वो क्या होता है, MR एक्टिव होते हैं। उनको हम MR इमेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, MR एक्टिव हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट आर डिक्रीज एट हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट क्या हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिक्रीज हो जाते हैं। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट तो फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीज होने के साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के साथ केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है वो बल्कि और इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होते, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट हमें उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट आर वर्स विद द लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। ये वाले स्टेटमेंट क्या है, सही है। फील्ड ऑफ व्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें केमिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द रिसीव बैंडविड्थ। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट हमें उतना कम देखने को मिलेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन द फेज एनकोडिंग डायरेक्शन। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो होता है हमें फेज एनकोडिंग डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलते। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, सिर्फ हमें देखने को मिलते हैं ये फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन में। जो ये केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है ये हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। इसके अंदर फेज एनकोडिंग दिया हुआ है, अगर यहाँ पे फेज एनकोडिंग की जगह पे फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग लिखा होता तो ये सही होती। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ एटम्स, ऑड नंबर वाले एटम्स होनी चाहिए। ठीक है,
और केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है वो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू जितना ज़्यादा होगा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो है बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फेज और फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो इसे एक क्वेश्चन से क्या हुआ कि सारी स्टेटमेंट करने के बाद हमारा जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है वो पूरा कवर हो गया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इजी सवाल है जिसके अंदर हम 4 ऑप्शंस को देख के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं वो हम कर तो लेते हैं, उसको करके हम खुश भी हो जाते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वो इजी सवाल तो यूट्यूब पे सारे लोग ही करवा रहे हैं, उन इजी सवालों को करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमारे कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। ये आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं 101 नंबर से वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं हम। अ फैराडे केज सराउंड्स एमआर स्कैनर टू शील्ड इट फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है। फैराडे केज का हम इसलिए तो यूज़ करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस है वो एमआर स्कैनर जो जहाँ पे हमारा प्लेस है वहाँ पे वो पल्सेस जो है वो ना आए, वरना वो क्या करेगी, उसको डिस्टर्ब करेगी वहाँ के सिग्नल्स को। तो इसलिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सटर्नल रेडियो फ्रिक्वेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए यूजुअली क्या करते हैं, फैराडे केज का यूज़ करते हैं। और ये जो फैराडे केज है ये यूजुअली किसका बना होता है, कॉपर का। किसका बना होता है, कॉपर का। तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन अराउंड अ क्लिनिकल एमआर एरिया फॉर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इज अराउंड 0.01 टेस्ला। जो लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन है एमआर एरिया के अराउंड जो कि पब्लिक मेंबर्स हैं, मतलब कि पब्लिक के जो लोग हैं उनके लिए 0.01 टेस्ला होता है। ये गलत है, क्योंकि जो ये वाला जो पब्लिक में जो लोग आते हैं नॉर्मल पब्लिक के अंदर, उनके लिए जो हमें रिक्वायर होता है वो होता है हमारा 0.0005 टेस्ला, दैट इज़ 5 गॉस लाइन के ये बराबर होता है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी, स्टाफ आर नॉट परमिटेड टू बी इन द स्कैन रूम ड्यूरिंग दिस सीक्वेंस। स्टाफ जो है परमिटेड नहीं होते कि स्कैन रूम के स्कैनिंग के दौरान। ये तो गलत है, क्योंकि अगर हमें पेशेंट की मॉनिटरिंग करना है, पेशेंट को रियोश्योर करना है, कोई इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द स्कैन, तो स्टाफ को तो एंटर करना ही पड़ेगा रूम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होते, परमिटेड होते हैं स्टाफ जो होते हैं स्कैन रूम के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। एब्डोमिनल सर्जिकल क्लिप्स आर जनरली सेफ फॉर एमआर। जो एब्डोमिनल सर्जिकल क्लिप्स होती है वो सेफ़ होती है क्या एमआर के लिए, हाँ सेफ़ होती है, बट ये है कि आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस करती है, बट जनरली सेफ़ होती है, ठीक है। मिसल इफेक्ट वगैरह जो हमें देखने को मिलता है वो इसके अंदर हमें एब्डोमिनल सर्जिकल क्लिप्स के केस में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। मैनुअल क्वेंचिंग शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस एज अ पार्ट ऑफ अ सेफ्टी प्रोग्राम। मैनुअल क्वेंचिंग को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म नहीं किया जाता। जो मैनुअल क्वेंचिंग होती है इसको परफॉर्म किया जाता है कौन से कंडीशंस में, जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उस टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको परफॉर्म करते हैं, या फिर अगर जो हमारी सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स जो प्रेजेंट होती है, सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स एमआरआई मशीन के अंदर प्रेजेंट होती है, अगर उनके अंदर कोई डैमेज हो जाता है, इन सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उस केस में हमें जो है मैनुअल क्वेंचिंग परफॉर्म करनी होती है। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे हम इसको परफॉर्म नहीं करते। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, गलत है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज़। अभी तक हम 100 जो क्वेश्चन हैं वो कवर कर चुके हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि और किस टाइप के एमसीक्यूज़ को कवर करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द रेडियोलॉजी रूम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।